प्राचीन काल में इच्छा मृत्यु को केवल एक चिकित्सकीय विषय नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक नजरिए से देखा जाता था। इसके पीछे प्रमाण भी मिलते हैं। दर्द से मुक्ति और सही गलत के बीच का यह द्वंद्व सदियों पुराना है। इसी बीच भारत में इच्छा मृत्यु यानी कि यूथेनेशिया को लेकर लंबे समय से चल रही कानूनी और नैतिक बहस एक बार फिर सुर्खियों में है। गाजियाबाद के साहिबाबाद निवासी हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट से निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति मिलने के बाद देश में इस संवेदनशील मुद्दे पर नई चर्चा शुरू हो गई है। यह मामला न केवल कानूनी दृष्टि से अहम है बल्कि सामाजिक, नैतिक और चिकित्सा के स्तर पर भी कई सवाल खड़े करता है। जब से ये मामला सुर्खियों में आया है तब से देश भर में इसको लेकर लोग अलग अलग राय रख रहे हैं। ऐसे में हरीश राणा का पूरा केस समझना बेहद जरूरी हो जाता है और ये जानना भी जरूरी है कि साधारण इच्छा मृत्यु से कितनी अलग होती है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु आखिर है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने जिस निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी वह क्या है, हरीश राणा मामले में कैसे पूरी की जा रही है ये प्रक्रिया, दुनिया भर में इच्छा मृत्यु का क्या इतिहास रहा और क्या दुनिया में अब कहीं भी मान्य है इच्छा मृत्यु, कौन से देशों में इच्छा मृत्यु को मान्यता दी गई है, भारत में इच्छा मृत्यु पर क्या स्थिति है, पुराने मामले क्या है। ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि हरीश राणा केस के बाद से इस मामले को लेकर अनेकों प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं। दरअसल गाजियाबाद के हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की मंजूरी मिलने के बाद एम्स दिल्ली में उनकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह अपनी तरह का पहला मामला माना जा रहा है जिसमें विशेष मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत निष्क्रिय इच्छा मृत्यु लागू की जा रही है। रविवार को उन्हें घर से एम्स लाया गया जहां परिवार के साथ अंतिम मुलाकात कराई गई। इसके बाद अब धीरे धीरे उन्हें जीवित रखने वाली जीवन रक्षक प्रणालियों को हटाया जा रहा है। पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 हफ्तों तक का समय लग सकता है। ऐसे में चलिए अब समझते हैं कि आखिर क्या है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु का अर्थ है किसी असाध्य या गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के जीवन को समाप्त करना ताकि उसे असहनीय दर्द और कष्ट से मुक्ति मिल सके। इसे 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है सक्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि एक्टिव यूथेनेशिया। इसमें मरीज की मृत्यु के लिए सीधे कदम उठाए जाते हैं जैसे घातक इंजेक्शन देना। भारत में यह पूरी तरह अवैध है। दूसरा निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव यूथेनेशिया जिसकी चर्चा इन दिनों हर जगह हो रही है। इसमें जीवन रक्षक उपचार जैसे कि वेंटिलेटर, दवाएं या कृत्रिम पोषण को हटाया जाता है जिससे मरीज प्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त होता है। डॉक्टर इसमें सक्रिय रूप से मृत्यु नहीं देते बल्कि इलाज रोकते हैं। हरीश राणा मामले में इस पूरी प्रक्रिया को कैसे अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल इस मामले में एक विशेष मेडिकल प्रोटोकॉल अपनाया जा रहा है। विशेष टीम का गठन किया गया है जिसमें एनेस्थीसिया और पैलिएटिव मेडिसिन विभाग की प्रमुख के नेतृत्व में टीम बनाई गई है जिसमें न्यूरो सर्जरी, मनोरोग और अन्य विशेष शामिल हैं। धीरे धीरे उपचार को हटाना यह अगली प्रक्रिया होती है। अचानक इलाज बंद नहीं किया जाता बल्कि ऑक्सीजन, दवाएं और पोषण धीरे धीरे हटाए जाते हैं। फिर आता है दर्द निवारण यानी कि मरीज को दर्द या घबराहट से बचाने के लिए पैलिएटिव सिडेशन और दर्द निवारक दवाएं दी जाती हैं। इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो है कि मृत्यु को तेज करना नहीं बल्कि प्राकृतिक और शांतिपूर्ण मृत्यु सुनिश्चित करना। आइए अब जानते हैं कि भारत में इच्छा मृत्यु का कानून और न्यायिक इतिहास क्या है। दरअसल भारत में इच्छा मृत्यु लंबे समय तक प्रतिबंधित रहा क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन के अधिकार, राइट टू लाइफ की गारंटी देता है। लेकिन समय के साथ अदालतों ने इसमें महत्वपूर्ण बदलाव किए। इसमें अनेकों केस हैं। सबसे पहला केस आता है अरुणा शानबाग केस जो कि 2011 का है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को सशर्त मंजूरी दी। हालांकि अरुणा को इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं दी गई लेकिन इस फैसले ने कानूनी दिशा तय की। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, उसे समझते हैं।
सबसे पहला, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध माना गया। हाईकोर्ट की अनुमति अनिवार्य हो गई। मेडिकल बोर्ड की जांच इसमें जरूरी हो गई। अब बात करते हैं दूसरे केस के बारे में, जो है कॉमन कॉज केस 2018। सुप्रीम कोर्ट ने गरिमापूर्ण मृत्यु को मौलिक अधिकार माना। इस फैसले में लिविंग विल को मान्यता दी गई, जिससे व्यक्ति पहले से तय कर सकता है कि गंभीर हालत में उसे जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा जाए या नहीं। तीसरा केस, MARS रेवती केस 2023। इस फैसले में लिविंग विल की प्रक्रिया को सरल बनाया गया ताकि आम लोग भी इसका उपाय कर सकें। चौथा केस, BNS 2023 का प्रभाव। भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS के तहत आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। हालांकि आत्महत्या के लिए उकसाना अब भी अपराध है। जी हां, ये गौर कर लीजिए कि आत्महत्या के लिए उकसाना अभी भी अपराध है। अब बात कर लेते हैं लंबित विधेयक के बारे में। 2016 में मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ टर्मिनल इन पेशेंट्स बिल जो कि संसद में पेश किया गया था, लेकिन अब तक ये मामला लंबित है। इसलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश ही लागू हैं। ये बात तो हो गई भारत की। अब रुख करते हैं दुनिया की तरफ। दुनिया में इच्छा मृत्यु की स्थिति क्या है, वहां कानून क्या है और वो कानून क्या कहते हैं। दुनिया भर में इच्छा मृत्यु को लेकर अलग अलग कानून हैं। पहले बात कर लेते हैं उन देशों की जहां इसे मान्यता दी गई है। उसमें आता है नीदरलैंड, बेल्जियम, जो कि सक्रिय इच्छा मृत्यु इन दोनों ही जगह पर इन दोनों देशों में वैध है। कनाडा में मेडिकल असिस्टेंस इन टाइम यानी कि MAID। स्विट्जरलैंड में सहायता प्राप्त आत्महत्या इसे कहा गया है। अमेरिका के कुछ राज्य इसे डेथ विथ डिग्निटी कानून करार देते हैं। स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न रूपों में इसे अनुमति दी गई है। कुछ ऐसे भी देश हैं जहां इच्छा मृत्यु को लेकर प्रतिबंध या सीमित अनुमति है, जिसमें आता है फ्रांस और ब्रिटेन, जहां केवल पैलिएटिव केयर पर जोर दिया गया है। वहीं बात करें जापान की, तो वहां निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई है। मौजूदा परिदृश्य से निकलकर अब जरा प्राचीन से आधुनिक काल तक का इतिहास भी आपको संक्षेप में बता देते हैं। दरअसल इच्छा मृत्यु का ये जो विचार है, ये कोई नया नहीं है। अब आपको ले चलते हैं भूतकाल में। प्राचीन यूनान, प्लेटो ने असाध्य रोगियों के लिए समर्थन किया। वहीं भारत में प्रायोपेश यानी कि व्रत द्वारा मृत्यु की परंपरा रही थी। हिपोक्रेटिक शपथ, डॉक्टरों को घातक दवा देने से रोका गया। रोमन काल में दार्शनिकों ने तार्किक आत्महत्या का समर्थन किया था। अब बात करते हैं मध्यकाल की। ईसाई और यहूदी धर्म में इच्छा मृत्यु को हत्या के समान माना गया है। वहीं बात करें 20वीं सदी की, तो 20वीं सदी में नाजी जर्मनी ने इसका दुरुपयोग किया, जिससे दुनिया में इसको लेकर भय फैल गया। जानकारों की माने तो भारत में इच्छा मृत्यु को लेकर कई गंभीर चिंताएं भी हैं, जैसे स्वास्थ्य ढांचा अभी पर्याप्त मजबूत नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर पैलिएटिव केयर की कमी है, आर्थिक दबाव के कारण गलत फैसले का खतरा हो सकता है, संपत्ति या पारिवारिक विवादों में दुरुपयोग की आशंका होती है, मरीज पर बाहरी दबाव पड़ने की संभावना होती है। ऐसे में डॉक्टरों का मानना है कि पहले दर्द निवारण और देखभाल प्रणाली को मजबूत करना जरूरी है। अब सवाल उठता है कि आगे की राह कैसी होगी, आसान या मुश्किल। हरीश राणा केस के बाद यह साफ है कि भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं है, लेकिन यह बेहद सख्त शर्तों और निगरानी के साथ ही संभव है। आने वाले समय में संसद को स्पष्ट कानून बनाने की जरूरत है। मेडिकल और कानूनी प्रक्रियाओं को और पारदर्शी बनाना होगा। मरीज की इच्छा और सुरक्षा दोनों का संतुलन जरूरी होगा। हरीश राणा का मामला भारत में इच्छा मृत्यु पर एक अहम मोड़ है। यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि उस जटिल सवाल का हिस्सा है, क्या दर्द से मुक्ति का अधिकार जीवन के अधिकार जितना ही महत्वपूर्ण है। इस फैसले ने बहस को नया आयाम दिया है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि संवेदनशीलता, सावधानी और मजबूत कानून के बिना इस रास्ते पर आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। तो ये थी पूरी कहानी इच्छा मृत्यु को। इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।